नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। 10 अक्टूबर साल 1962 सुबह के करीब 8 बजे अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर मौजूद थगला रिज में हमारे फौजी रोजमर्रा की गतिविधियों में व्यस्त थे। तभी अचानक से चीन के सैनिक भारी तादाद में हमला बोल देते हैं। उस फौज पर सिर्फ 56 भारतीय सैनिक मौजूद थे उस दिन, और चीन की तरफ से 600 सैनिक जिन्होंने हमला बोला था। फिर भी ये 56 सैनिक इस अटैक को होल्ड ऑफ करने में सफल रहते हैं। लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद 9:30 बजे चीनी सैनिकों की तरफ से एक दूसरा हमला किया जाता है। इस बार मोर्टार फायर की बमबारी भी होने लगती है। भारतीय सैनिक बिल्कुल भी तैयार नहीं थे एक जंग लड़ने के लिए। कुछ ही घंटों बाद चीनी की तरफ से एक तीसरा हमला किया जाता है, और इस बार कोई विकल्प नहीं बचता विद्रोह करने के अलावा। इस घटना के करीब 10 दिन बाद 20 अक्टूबर को आधिकारिक रूप से शुरू होती है इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962। यह इतिहास में इकलौती फुल फ्लेज्ड वॉर है जो इन दो देशों के बीच लड़ी गई, और इकलौती वार जो इंडिया हारा था। आखिर क्या कारण इसके बीच है? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। यह वीडियो मेरा दूसरा पार्ट है 1962 वॉर सीरीज का। इससे पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि वॉर शुरू होने से पहले क्या-क्या हुआ था, कैसे हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जाते थे। दोनों देशों ने एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करी थी, लेकिन फिर देखते ही देखते कैसे हालात बद से बदतर हो गए। इंडिया की प्राथमिकता उस वक्त अपने देश को विकसित करने की थी, लेकिन चीन का यह शक इसलिए पैदा हुआ क्योंकि 1959 में दलाई लामा को इंडिया ने शरण दी थी। दूसरा कारण था इंडिया के आक्रामकता को काउंटर करने। इस कारण को लेकर विशेषज्ञ मानते हैं कि ये एक वाजिब परसेप्शन था चीन का। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको बताया था कैसे प्रधानमंत्री नेहरू ने इसके तहत भारतीय सैनिक जाकर धीरे धीरे उस टेरिटरी को कब्जा कर रहे थे जिसे हम अपना मानते थे। अमेरिका की CIA का मानना था कि चीन के हमला करने के पीछे यही मुख्य विचार था। चीन जिस जमीन को अपना मानता था, चीनी सैनिक भारतीयों को सजा देना चाहते थे उस जमीन पर आने के लिए। और यही कारण था कि 10 अक्टूबर 1962 को थगला रिज पर हमारे सैनिकों को एक दर्दनाक हमला देखना पड़ा। लेकिन दोस्तों, चीन की तरफ से यह कोई रैंडम हमला नहीं था। चीनी रणनीतिक रूप से योजना बना रहे थे भारतीय सैनिकों को काउंटर करने का। थगला रिज पर इंडिया ने अपना खुद का एक प्लान बनाया था जिसे ऑपरेशन लेगॉन का नाम दिया गया था। इसे लीड कर रहे थे 7वीं ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी। इस ऑपरेशन का मकसद था चीनी सैनिकों को थगला रिज से बाहर निकालना, लेकिन ज्यादा लड़ाई की उम्मीद नहीं की जा रही थी। इस प्लान को एक्शन में लाते वक्त कुछ दिन पहले 20 सितंबर को छोटी-मोटी फायरिंग पहले ही देखने को मिल रही थी। उन चीनी सैनिकों ने ग्रेनेड्स भी फेंके थे भारतीय सैनिकों के ऊपर। इसे देखकर यह बात पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी कि चीन एक संदेश पहुंचाना चाहता है इंडिया को कि इंडिया की जो पुनः कब्जा रणनीति है उसका जवाब वो चुप्पी से नहीं देगा। ऑपरेशन लेगॉन को लेकर चीन के रक्षा मंत्री लिन बायाओ ने 6 अक्टूबर को एक ब्रीफिंग में बताया कि चीनी सैनिक एक हमला उम्मीद कर रहे थे 10 अक्टूबर को। सही सुना आपने। चीनी सैनिकों को लग रहा था कि 10 अक्टूबर को भारतीय सैनिक उन पर हमला करेंगे। चीन के रक्षा मंत्री ने बात जाकर चीन के तानाशाह माओ जेडोन को बताई, तो यह सुनकर उन्होंने कहा, "It seems like armed coexistence won't work, जैसा हमने उम्मीद की थी। नेहरू चाहता है कि हम सैनिकों का इस्तेमाल करेंगे। यह कोई अजीब बात नहीं है। देखकर हमेशा से ही लग रहा था कि नेहरू अक्साई चिन और थगला रिज पर कब्जा जमाना चाहता है। नेहरू को लगता है कि उससे सब मिल जाएगा जो वह चाहता है। इसके चलते
बीजिंग में एक बड़ी सैन्य बैठक बुलाई जाती है जहां पर चीनी नेतृत्व और चीन का सेंट्रल मिलिट्री काउंसिल डिसाइड करता है कि इंडिया के खिलाफ जंग छेड़ी जाएगी। दूसरी तरफ इंडिया में भारतीय सरकार और भारतीय सैन्य अधिकारी को बड़ा आत्मविश्वास था कि चीन की तरफ से कोई जंग नहीं छेड़ी जाएगी, इसलिए ना के बराबर तैयारियां की गई थीं भारतीय सेना की तरफ से। आर.डी. स्वामीनाथन ने इस पेपर में लिखा है कैसे अगस्त 1962 में जो इंडिया के उच्च रैंक सैन्य नेता थे, उन्होंने चीन के साथ युद्ध को खारिज कर दिया था। वास्तव में सितंबर 1962 में भी मेजर जनरल J.S. ढिल्लो ने कहा था कि पिछले अनुभव से यह पता चलता है कि चीनी के ऊपर छोटे-मोटे राउंड फायर करो, वह डर कर भाग जाते हैं, तो कोई चांस ही नहीं लगता कि वे हम पर एक जंग घोषित करेंगे। इसलिए दोस्तों, जब पहला प्रॉपर हमला हुआ हमारी सेना के ऊपर, बहुत ही अनपेक्षित था। पूर्वी सेक्टर में तैनात 7वीं ब्रिगेड को लगभग 600 टन सप्लाई की जरूरत थी अपना अटैक करने के लिए, लेकिन उनके पास 20% से भी कम सप्लाईज थी। 10 अक्टूबर के हमले के बाद इंडियन सोल्जर्स के लिए सिचुएशन एक टिकिंग टाइम बॉम्ब की तरह थी, कभी भी कुछ भी हो सकता था। 18 अक्टूबर चाइनीज प्रिपरेशंस और बड़े स्केल पर इंटेंसिफाई हो जाती हैं। 19 अक्टूबर को ये अपनी पीक पर पहुंच जाती है। कुछ 2000 चाइनीज सोल्जर्स काउंट करे गए। ये रात में हमला करने के लिए भी प्रिपेयर कर रहे थे। ब्रिगेडियर डाल्वी ये देखकर अपना इस्तीफा ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि ये तो एक लॉस्ट कॉज है, हम किसी भी हालत में प्रिपेयर नहीं है और सोल्जर्स को यहां लड़ने भेजना एक डेथ ट्रैप होगा। अगले दिन 20 अक्टूबर सुबह के 5:14 150 गन्स और मोटार्स ओपन फायर करने लगती हैं। 7 घंटे के अंदर अंदर दोपहर होने से पहले इंडियन आर्मी की 7 ब्रिगेड पूरी तरीके से खत्म थी। उस सुबह 493 जवान इंडियन आर्मी के शहीद हो जाते हैं। ब्रिगेडियर जॉन डाल्वी को चाइनीज फोर्सेस के जवारा कैप्चर कर लिया जाता है। एक दिन में ही जितनी भी डिस्प्यूटेड टेरिटरीज थी उस वक्त, चाइनीज फोर्सेस उन्हें ऑक्यूपाई कर लेती हैं। लेकिन वो यहां रुकती नहीं है, बाकी के नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में आगे बढ़ती हैं। उनकी नजर अब पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में मौजूद तवांग के शहर पर। 10,000 फीट पर मौजूद यह शहर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर से करीब 445 किलोमीटर से दूर है। अरुणाचल प्रदेश के वेस्टर्न मोस्ट रीजन में लाई करता है, जो रीजन चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ में और साउथ वेस्ट में भूटान के साथ। 24 अक्टूबर 1962 चाइनीज फोर्सेस इस एरिया को भी ऑक्यूपाई कर लेती हैं। यहां पर रात के समय में भी हमला किया जाता है, और क्योंकि चाइनीज फोर्सेस के पास यहां पर न सिर्फ ज्यादा संख्या मौजूद थी, ज्यादा प्रिपेयर्ड थे वो, बल्कि यहां पर एक हायर ग्राउंड पर भी वो मौजूद थी। इसका मतलब था कि तवांग को बचा पाना नामुमकिन था। इंडियन फोर्सेस यहां सही जजमेंट लेती हैं और विड्रॉ कर लेती हैं। अभी तक मैंने सिर्फ ईस्टर्न सेक्टर की बात करी है, यानी अरुणाचल प्रदेश और भूटान के आसपास का जो रीजन है। आइए एक नजर डालते हैं कि वेस्टर्न सेक्टर में क्या चल रहा था। अक्साइचिन और लद्दाख के रीजन में क्या हो रहा। 19 अक्टूबर की रात को चाइनीज फोर्सेस ने वेस्टर्न सेक्टर में भी कई इंडियन पोस्ट पर हमला बोला था। स्पेसिफिकली कहा जाए तो 14 जमुए कश्मीर मिलिशियाज की जो पोस्ट थी, डालत बेगोल्डी, चिप चैप वैली और गलवान पोस्ट पर। डालत बेगोल्डी के नॉर्थ में एक चांदनी नाम से पोस्ट थी, जिसमें सिर्फ 30 इंडियन सोल्जर्स तैनात थे। इस पोस्ट पर हमला किया जाता है 500 चाइनीज सोल्जर्स के द्वारा। ये 30 सोल्जर्स बड़ी बहादुरी से उस पोस्ट को पूरे एक दिन तक डिफेंड करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सब के सब एक को छोड़कर शहीद हो जाते हैं। अगला दिन 20 अक्टूबर चाइनीज फोर्सेस आसानी से चिपचैप वैली, गलवान वैली और पैंगोंग लेक पर कब्जा जमा लेती हैं। जो एरिया सबसे ज्यादा जरूरी था इंडियन फोर्सेस के लिए इस रीजन में, वो था चुशूल। 14,000 फीट पर मौजूद
ये एक छोटी सी सैंड की वैली थी। इसके नॉर्थ में पैंगोंग सो लेक थी और ये इकलौती इंडियन फोर्सेस थी लद्दाख रेंज के ईस्ट में। यहीं पर पूरी वॉर की सबसे हीरोइक लड़ाई लड़ी जाती है, द बैटल ऑफ रेजांगला। इसकी बात मैं आगे करता हूं, लेकिन इससे पहले टाइमलाइन में एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी जरूरी है। अगर आप ऑफिशियल डेट्स देखोगे इस वॉर की, बताया जाता है कि 20 अक्टूबर 1962 से लेकर 21 नवंबर 1962 के बीच ये वॉर लड़ी गई। टोटल में 33 दिन, लेकिन इन 33 दिनों में से लगभग 2 हफ्ते ही थे जहां पर एक्चुअल फाइटिंग देखने को मिली। 24 अक्टूबर के बाद एक पॉज आ जाता है लड़ाई में, जो अगले 3 हफ्ते तक चलता है। ये इसलिए क्योंकि चाइनीज प्रीमियर चौ इनलाई प्रधानमंत्री नेहरू को एक चिट्ठी लिखते हैं, कुछ प्रपोजल्स देते हो। इस चिट्ठी में 3 चीजें लिखी जाती हैं। पहला, दोनों साइड्स इस डिस्प्यूट को पीसफुली रिजॉल्व करेंगे। दूसरा, दोनों साइड्स की आर्मी 20 किलोमीटर दूर पीछे हट जाएंगी लाइन और एक्चुअल कंट्रोल से। और तीसरा, दोनों प्राइम मिनिस्टर्स दोबारा से मिलेंगे एक सेटलमेंट रीच करने के लिए। जहां यह बात मेंशन करनी जरूरी है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना का एक बहुत बड़ा अपर हैंड था। इस वॉर में जितने एरियाज उन्होंने क्लेम किए थे, उन सब पर कब्जा जमा लिया था और इंडियन आर्मी को गहरा नुकसान भी पहुंचाया था। प्रधानमंत्री नेहरू जब इस चिट्ठी को पढ़ते हैं तो उन्हें चाइनीज पर भरोसा नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये दोबारा से कोई चाल होगी चाइनीज की। तो जब आप में लिखते हैं कि चाइना की तरफ से बहुत सारी डिक्लेरेशंस की जा चुकी हैं कि वो बॉर्डर की सिचुएशन को पीसफुली रिजॉल्व करना चाहते हैं, लेकिन आज जो हो रहा है ये वायलेंट कॉन्ट्रडिक्शन है। इन डिक्लेरेशंस का कुछ दिन बाद 4 नवंबर को चौ इनलाई नेहरू को लिखकर कहते हैं कि अक्साई चिन का रीजन चाइना को दे दो और रिटर्न में चाइना मेक मोहन लाइन को ईस्टर्न सेक्टर में एस बाउंड्री एक्सेप्ट कर लेगा। पंडित नेहरू इस प्रपोजल को सीधा सीधा ठुकरा देते हैं। 4 नवंबर को जवाब में वो लिखते हैं, चाइना एक बड़ा ही मैग्नानिमस ऑफर दे रहा है, जो फायदा उन्हें पुराने एग्रेशन से हुआ है वो उसे सिक्योर करेगा, प्लस लेटेस्ट एग्रेशन से जो फायदा हुआ है वो उसे भी सिक्योर करेगा। थोड़ा सा सार्काज्म से भरा जवाब यहां, लेकिन एक चीज वो बड़े क्लियरली कहते हैं, ये एक ऐसी डिमांड है जिससे इंडिया कभी एग्री नहीं करेगा। चाहे जो हो जाए, इंडिया कभी भी इस डिमांड को नहीं मानेगा। यह चिट्ठी वापस पहुंचते ही 14 नवंबर 1962 पंडित नेहरू के 73वें बर्थडे पर लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। इस तरह में लड़ाई इंडिया के पर्व से पहली बार करी जाती है। एक इनकाउंटर अटैक। बताया जाता है कि पूरी बार में ये इकलौता काउंटर अटैक था इंडिया की तरफ से। ये किया जाता है वलोंग में, एक ऐसा शहर जिसे चाइना के द्वारा क्लेम किया जा रहा था, जहां छिड़ती है वलोंग के बैटल। असल में 3 हफ्ते का जो पॉज हुआ था, इसके बीच इंडिया को आसाम राइफल्स के कुछ सिपाहियों को रेस्क्यू करना था। तो ये करते समय 5 नवंबर को इंडिया की कुछ फोर्सेस एक बड़ी ही टैक्टिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन को ऑक्यूपाई कर लेती हैं, ग्रीन पिंपल। ये एक पहाड़ी सी थी वलोंग और किबितू के बीच में। तो 14 नवंबर की सुबह जब ये जंग शुरू होती है, 6 कुमाऊं इन्फेंट्री काउंटर अटैक को लॉन्च करती हैं। 4 कंपनी बनाई जाती हैं। एड हॉक कंपनी कैप्टन BN सिंह के अंडर, बी कंपनी मेजर BN शर्मा के अंडर, सी कंपनी को रिजर्व के लिए रखा जाता है और डी कंपनी को ग्रीन पिंपल पे पोजीशन किया जाता है। और बी कंपनी हमला बोलती है। इस जंग में हैवी फायरिंग देखने को मिलती है और एड हॉक कंपनी अपने लक्ष्य से सिर्फ 20 मीटर दूर थी, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती, हैवी कैजुअल्टीज और लिमिटेड फायर सपोर्ट की वजह से। रिजर्व टीम की मदद ली जाती है यहां पर, लेकिन इससे पहले कि ज्यादा ट्रूप्स वहां पहुंच पाते, चाइनीज फोर्सेस अटैक कर देते हैं इस पोजीशन पर और ढेरों पुमावनी ट्रूप्स शहीद हो जाते हैं। इस जंग के आखिरी दिन पर 16 नवंबर की सुबह चाइनीज फोर्सेस के द्वारा एक बड़ा हमला बोला जाता है। इंडियन फोर्सेस के पास यहां और कोई ट्रूप्स मौजूद नहीं थे, तो बच्चे कुछ ट्रूप्स को चाइनीज के द्वारा सराउंड कर लिया जाता है और वोलोंग चाइनीज ऑक्यूपेशन के अंदर आ जाता है।
एस्टिमेटेड 642 सोल्जर्स वॉलोंग में शहीद हुए। इवन तो इंडिया ये जंग हार गया, लेकिन आगे चलकर इतिहास में चाइना ने इस जगह को खाली कर दिया। इंडिया डन। इंडिया के लिए और वॉलोंग की टेरिटरी आज के दिन इंडिया का हिस्सा है। इंडिया में एक अच्छी आज के लिए एस्टन प्लेस है। फिर आते हैं हम वेस्टर्न सेक्टर पर, जहां सबसे बहादुराना जंग लड़ी गई इस वॉर की, रेजांगला की बैटल। रेजांगला एक 16,000 फुट हाई फीचर है। चुशुल को डिफेंड करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि अगर कोई भी इंडियारिस्ट जगह को पार कर जाता है तो वो ले तक आसानी से जा सकता है। कुमाऊं रेजिमेंट की 13 बैटालियन को काम दिया गया चुशुल को डिफेंड करने के लिए। इनकी सी कंपनी में 117 सिपाही थे, जिन्हें कमांड किया जा रहा था मेजर शैतान सिंह के द्वारा। 18 नवंबर की सुबह के करीब 5 बजे एक चाइनीज फोर्सेस हमला बोलती है। 3 में से 2 इंडियन प्लेटून जो वहां मौजूद हैं, वो ओपन फायर करती हैं जवाब। भारी चाइनीज कैजुअल्टीज देखने को मिलती हैं। पहला अटेम्प्ट चाइनीज का फेल हो जाता है। चाइनीज फोर्सेस फिर भारी आर्टिलरी फायरिंग करना शुरू करती हैं। इंडियन ट्रूप्स शेल्टर ले लेते हैं अपनी गोलियां बचाने के लिए। और जब दोबारा से कोशिश करी जाती है चाइनीज फोर्सेस के दोबारा रेजांगला को ऑक्यूपाई करने की, तब इंडियन प्लेटून अपनी बची हुई गोलियां उन पर बरसाते हैं। इस गोलियों की बौछार के बाद करीब 20 चाइनीज ट्रूप्स बचते हैं और करीब 12 इंडियन प्लेटून में ट्रूप्स। दोनों साइड्स अपनी ट्रेंचेस से बाहर निकलकर हैंड टू हैंड लड़ाई करने लग जाती हैं। चाइना का यह दूसरा अटेम्प्ट भी फेल रहता है। इसके बाद तीसरी बार कोशिश करी जाती है चाइनीज फोर्सेस के द्वारा इंडियन पोजीशंस पर हमला करने की। भारी संख्या आर्टिलरी और मोटार की यूज करी जाती है और इवेंचुअली चाइनीज आर्मी सक्सेसफुल रहती है। हारने के बाद भी रेजांगला की जंग इतनी फेमस इसलिए है क्योंकि हमारे सोल्जर्स ने जो बहादुरी दिखाई वो कमाल की थी। आखिरी दम तक 109 सोल्जर्स जमे हुए थे, लड़ रहे थे। यहां जो लड़ाई चली वो लास्ट मैन स्टैंडिंग तक की लड़ाई थी। कुछ वैसा हुआ जैसा केसरी फिल्म में दिखाया गया था। इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने अपनी आखिरी गोली तक इस्तेमाल करी। आखिरी इंसान जो जिंदा बचा था वो मरते दम तक लड़ता रहा। कुछ इंडियन सोल्जर्स को चाइनीज के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन जो सोल्जर्स शहीद हुए थे इंडियन साइड की तरफ से, उन सब ने अपनी बंदूक खाली कर दी थी। कोई एमिनेशन नहीं बची थी। यही कारण कि मेजर शैतान सिंह दूसरे भारतीय बन जाते हैं इतिहास में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले, देश का हाईएस्ट ग्लेंट्री अवार्ड। इस बैटल के दौरान वो चाइनीज फायरिंग के अंदर आकर भारी तरीके से जख्मी हो गए थे। 2 सिपाहियों ने उन्हें सेफ जगह पर पहुंचाने की कोशिश करी, लेकिन रिस्पांस में उन्हें कहा कि मुझे यही छोड़ दो। वो एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपकर आखिरी दम तक लड़ते रहे। बाद में उनकी बॉडी एग्जैक्ट उसी जगह पर पाई गई थी। 20 नवंबर 1962 दोनों सेक्टर्स में चाइनीज आर्मी आगे बढ़ती जा रही थी। प्रधानमंत्री नेहरू पूरे देश के सामने ऑल इंडिया रेडियो पर एक ब्रॉडकास्ट करते हैं। भाइयों और बहनों, भारी संख्या में चाइना के आर्मी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी में मार्च कर रही है। हमें कुछ रिवर्स देखने को मिले हैं वालोंग जैसी जगहों। लेकिन एक चीज मैं देश के सामने क्लियर कर देना चाहता हूं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये घुसपैठ या देश के बाहर नहीं पहुंच जाता या फिर बाहर नहीं धकेल दिया जाता। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक ये घुसपैठ या देश के बाहर नहीं पहुंच जाता। मैं आपके लिए क्लियर करना चाहता हूं और इसलिए हमें कुछ रिवर्स देश के सामने के लिए। इसलिए एक दिन पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को चिट्ठी लिखते हैं। इस चिट्ठी में वो बताते हैं कि किस तरीके से चाइनीज फोर्सेस ने ये ऑफेंसिव प्लान किया है। कैसे उनका ये एक प्रोपेगेंडा ऑफेंसिव था अपना 3 पॉइंट प्रपोजल प्रेजेंट करने का और शांति बनाने का नाटक करने का। अमेरिकन प्रेसिडेंट से वो मदद मांगते हैं कि यूएस मिलिट्री आकर चाइनीज के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स करे। यूएस मिलिट्री की इन्वॉल्वमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था इस वॉर में, लेकिन अगले ही दिन 21 नवंबर को खुद ही से ही अपनी तरफ से जंग रोक देती है।
चाइनीज फोर्सेस मैकमोहन लाइन से 20 किलोमीटर पीछे लेकर विथड्रॉ कर ली जाती हैं। जहां एक बड़ा सवाल ये कि चाइनीज आर्मी के पास इतना बड़ा अपर हैंड था इस वॉर में, तो उन्होंने अचानक से लड़ना क्यों रोक दिया? कई एक्सपर्ट्स मानते हैं ये एक टैक्टिकल डिसीजन था। सर्दियों का मौसम बड़ी तेजी से आ रहा था। चाइनीज आर्मी की जो सप्लाई लाइन थी वो वल्नरेबल बनने वाली थी, और शायद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जवाहरलाल नेहरू की सुन ली थी। अमेरिकन हथियार, एमिनिशन और क्लोथिंग इंडिया में फ्लाई इन कराए जा रहे थे। तो ऐसे मौके पर एक बहुत स्ट्रैटेजिक डिसीजन चाइनीज आर्मी की तरफ से कि लड़ना बंद किया जाए और विक्ट्री डिक्लेयर कर दी जाए। चाइनीज आर्मी चुशूल की एरिया से भी विथड्रॉ कर जाती है, जो कि आज के दिन इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है। ईस्टर्न सेक्टर में अमेरिका इंडियन बाउंड्री को रिकॉग्नाइज करता है। मैकमहन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर एक्सेप्ट किया जाता है। इसके तहत पूरा का पूरा अरुणाचल प्रदेश का एरिया इंडिया का हिस्सा बने रहता है। वो अलग बात है कि आज के दिन चाइना ने अपने नकश निकाले हैं और अब वो दोबारा से अरुणाचल प्रदेश के एरिया पर अपना क्लेम बनाते हैं। दूसरी तरफ अक्साई चिन का एरिया चाइना ने कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लिया था। इसे चाइना के दोबारा एडमिनिस्टर किया जाता है, लेकिन इंडिया के दोबारा क्लेम किया जाता है। अमेरिका का यह भी मानना था चाइना का यह मिलिट्री आशन अपनी खुद की पॉपुलेशन को डिस्ट्रक्ट करने का एक तरीका था। सबके साथ प्रधानमंत्री नेहरू ने अमेरिका से फाइटर जेट्स की रिक्वेस्ट करी थी। बताया जाता है कि फाइटर जेट्स देने से मना कर दिया था कैनेडी ने। इसके पीछे एक कारण ये कि यूएसए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से डील कर रहा था इसी समय के दौरान। ये क्राइसिस इतनी बड़ी थी कि इसकी वजह से एक वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ गई। इंटरनली पंडित नेहरू को बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है सरकारी ऑफिशियल्स। इवन प्रेसिडेंट राधाकृष्णन पंडित नेहरू को क्रिटिसाइज करते हैं। आर्मी की सही समय पर तैयारी ना होना ब्लेम किया जाता है डिफेंस मिनिस्टर पर, और इसके रिस्पॉन्स में डिफेंस मिनिस्टर मेनन अपनी पोजीशन से इस्तीफा भी दे देते हैं। पंडित नेहरू खुद अपनी गलतियों को सीधा सीधा स्वीकार करते हैं। इमेजिन कर सकते हो आज के दिन जब चाइना इंडियन जमीन पर कब्जा जमाए जा रहा है, अपने क्लेम्स को बढ़ा रहा है, हमारी टॉप लीडरशिप अपनी गलतियों को एडमिट करे। पंडित नेहरू खुद अपनी गलतियों को सीधा सीधा स्वीकार करते हैं। 1962 और आज के दिन में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हम अपनी इंफीरियोरिटी एडमिट कर रहे हैं, जबकि 1962 में हमको अपना ओवर कॉन्फिडेंस एडमिट करना पड़ा था। इस हार के बाद पंडित नेहरू की हेल्थ बड़ी तेजी से खराब होने लगती है। बताया जाता है जो इमोशनल स्ट्रेस, शॉक और स्ट्रेन उनकी बॉडी को सहना पड़ा, ये एक बड़ा कारण था उनकी खराब होती हुई हेल्थ के पीछे। इस वार के करीब 1 साल बाद जनवरी 1964 में पंडित नेहरू को एक स्ट्रोक होता है, और कुछ महीने बाद मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो जाता है। जरा आंखें भर लो पान, जो शहीद हुए हैं उनकी। लता मंगेशकर जी का ये गाना ए मेरे वतन के लोगों 27 जनवरी 1963 को रिलीज किया जाता है, इसी वार में शहीद हुए सोल्जर्स के ट्रिब्यूट के तौर पर। इसके बाद इंडिया और चाइना के बीच के जो रिलेशंस थे वो कभी सुधरते नहीं। 1967 में एक और माइनर कॉन्फ्लिक्ट होता है। 1987 में और क्लैशेस देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं हम 2017 के डॉकलम क्लैशेस पर, और आज के दिन तक ये बॉर्डर डिस्प्यूट्स और क्लैशेस जारी हैं। ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही मैंने और वीडियोस बनाए हैं 1999 की करगिल वॉर पर, जिसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से देख सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।